तो हम लोगों ने पिछले दिन जो भी एनसीईआरटी के बारे में कुछ पढ़ा है, तो उसका थोड़ा-सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है कि किस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एनसीईआरटी का गठन हुआ है? इसको कौन बताएँगे? राजेश सर आप बताइए। कोई बात नहीं। एनी अदर? जी सर। बिल्कुल सही। सर 27 जुलाई मैंने सर एक्ट पूछा है 1860 जो है एक्ट है 21 और 27 जुलाई को 1961 को हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कब से एनसीईआरटी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया? इसको बताएँगे आशुतोष कुमार जी। जी आशुतोष। सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, इसके अलावा भी हमने बताया था कि कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट को मर्ज करके एनसीईआरटी का गठन किया गया था, उनकी संख्या कितनी थी? अमित कुमार जी हैं? आशीष वर्मा जी? क्लास में आप लोग प्रेजेंट हैं कि नहीं? तो क्विक रिवीजन दीजिए ना, कम से कम वॉइस तो आप लोगों की आनी चाहिए, कुछ बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए, ज़रूरी नहीं कि जी मैम। कोई बात नहीं मैम, ठीक है, अच्छा। तो इसके अलावा भी हमने कुछ स्कॉलरशिप की चर्चा की थी, तो अगर हम एनटीएससी का अगर फुल नाम पूरा नाम जानना चाहें तो संजय सर आप बता दीजिए, एनटीएससी का जो हमने नेशनल टैलेंट सॉरी मैंने तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जिसका हिंदी नाम है, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? जी, जी। नहीं तो इंग्लिश में मैंने पूछा था, इंग्लिश में पूरा नाम। कोई बात नहीं, नेशनल टैलेंट सर्च। बहुत अच्छा आशीष जी। जी, जी। और एनसीईआरटी का मैंने ध्येय वाक्य बताया था, तो इसको कौन बताएगा क्लास का कोई? धर्मेंद्र कुमार जी हैं क्या क्लास में? मैं कल तो वो एब्सेंट थी वो। जी, जी। विद्या अमृतम स्नुते यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो ठीक है मैम, आज की क्लास को यहीं पर आप स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा-सा हम एक बार संक्षिप्त में हमने इतिहास का चर्चा की थी, संगठन बताया था, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और हमने कार्यक्षेत्र भी बता दिए थे और एनसीईआरटी के कुछ कार्यक्रमों का ज़िक्र किया था। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी के जो शाखाएँ हैं, वहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो मैं इसको आज की क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा नेल्सन मंडेला का एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि जिसमें बताया गया कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है और जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इस बात के माध्यम से शिक्षा जो है अज्ञानता, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त का एक बहुत बड़ा साधन है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सभी को सुलभ तरीके से मिल सके, इसके लिए एनसीईआरटी ने कुछ इकाइयाँ बनाई हैं, जिसकी संख्या टोटल आप लोग स्क्रीन के ऊपर 8 देख रहे हैं, जिसमें 3 मुख्य इकाइयाँ अलग-अलग स्वतंत्र रूप से पूरे देश में काम करती हैं और 5 जो है रीजनल इकाइयाँ हैं, जो आप लोगों को रेड कलर में मैंने इसको शो किया है। तो ये रीजनल इकाइयाँ हैं, जो कुछ क्षेत्रों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन क्षेत्रों की चर्चा मैं आने वाली स्लाइडों में करूँगा। तो एनसीईआरटी और ये जो रीजनल इकाइयाँ हैं, इसको पहले रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था, परंतु रोज वर्तमान समय में इसे
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो एनसीईआरटी की शाखाएँ को समझने के लिए हम एक उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं कि जैसे किसी पेड़ है, कोई एक वृक्ष है और उस वृक्ष में जो अनेक रूपी जो शाखाएँ हैं, सभी शाखाओं में कुछ न कुछ फूल, फल, पत्तियाँ इत्यादि जो भी लकड़ी टहनियाँ हमको प्राप्त होती हैं, ठीक उसी तरह से जो भी एनसीईआरटी की जो शाखाएँ हैं, हमको ठीक उसी तरह से कुछ न कुछ फल, फूल, पत्तियाँ इत्यादि हमको विभिन्न रूपों में देती हैं। तो वह किन रूपों में देती हैं, कैसे देती हैं, सबके अलग-अलग कुछ काम निर्धारित किए गए हैं। तो उन कार्यों को हम चर्चा अब एक-एक की विस्तार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में है, इसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देके याद करिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये कई बार परीक्षाओं में पूरा फुल नाम से भी पूछा जाता है कि यह इसका पूरा नाम क्या है? एनआईई इसको शॉर्टकट में लिखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इस टाइप से आप लोगों को एग्ज़ाम यस मैम। नहीं, नहीं, ये मैम दूसरा वाला सीआईईटी है, दूसरा वाला। उसको मैम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ओके, थैंक यू। तो ये पहला जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान इसको शॉर्टकट में एनआईई बोलते हैं जिसको मैं ये नई दिल्ली में है यह पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसको इंग्लिश में लिखेंगे। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित अन्य सामग्री पर जो अनुसंधान तथा विकास कार्य करता है। यानी कि जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है ये पूरे देश भर के लिए जो भी शिक्षा से संबंधित चीज़ों पे रिसर्च करता है और उसको डेवलपमेंट करने का कार्य एनआई के जिम्मे सौंपा गया है। ये जो है प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे छात्रों को बेहतर ढंग से शिक्षा लेने तथा उसका उपयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। कहने का आशय यह है कि जो प्राथमिक स्तर पे कितने बच्चे हैं, किस आधार के बच्चे हैं, किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय के बच्चे हैं, उसके आधार पे वह जो भी डाटा है उसको डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको उस हिसाब से उसको जो अपने कार्य की योजना बनाता है तो उसको वह करता है। यह प्राथमिक स्तर पे भी डाटा कलेक्ट करता है, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा से संबंधित जो भी आंकड़े उनको चाहिए वो उपलब्ध कराता है और जिससे छात्रों को बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त हो सके, जो उनको लिए आवश्यक है, जो ज़रूरी है, उसको ये ध्यान में रखता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह शिक्षा से जुड़ी जो समस्याएँ होती हैं, उसको भी एडवाइस देने का कार्य करता है। इसके अलावा ये प्रशिक्षण भी देता है। गोष्ठी, संगोष्ठी, नवाचार आदि का जो आयोजन है, यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़िम्मे है। इसको थोड़ा-सा और आप लोग समझिएगा कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के ये सारे जो मैं अभी 8 जो भी ये जो क्षेत्र हैं, इसकी चर्चा जो कर रहा हूँ, ये सभी जो कार्य करते हैं, तो ये पूरे जो आठों मिल के जो कार्य करते हैं, तो पूरा नाम एनसीईआरटी का होता है। लेकिन ये अलग-अलग डिपार्टमेंट जो उनके बनाए गए हैं, उन सभी लोग इसका सहयोग करते हैं। तो इसके और क्या-क्या कार्य हैं, थोड़ा-सा इसको और अगली स्लाइड में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनआई के जो कार्य हैं यह नेशनल लेवल पे है तो ये इसके कार्य भी बहुत व्यापक होंगे, विस्तृत तरीके से होंगे, उसको लागू कैसे करना है। तो पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो भी पाठ्यक्रम, जो भी सिलेबस करिकुलम बनाए जा रहे हैं वह हमारे देश में कैसे उसको लागू करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, कौन सा पाठ करिकुलम किस जगह कहाँ पे मतलब चलाया जाएगा। तो उसको इस हिसाब से मतलब एनआई के जिम्मे ये सौंपा गया है कि जो भी करिकुलम बनाया जाएगा, उसको कैसे उसको लागू करना है, कैसे उसको क्रियान्वयन करना है, तो इस दिशा में जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनआई दिल्ली जो है कार्य करती है। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो शिक्षित होना अति आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो इस दिशा में जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है वह सभी लोगों तक शिक्षा सुलभ तरीके से पहुंच सके, इसके लिए अनेक तरह से प्रयासरत है। और वह अगर हम कहें तो यह कक्षा 1 से लेके 12 तक की बच्चों के लिए किताबें छापने का काम करता है, उसको मटेरियल उपलब्ध कराता है, उसको मतलब कि कहें कि जो भी विद्यालय शिक्षा से जुड़े आवश्यक चीज़ें हैं, उनको सुचारू रूप से, सुलभ रूप से सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए जो कार्य करता है, वह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान करता है। जिससे प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण की बात होती है, यानी सभी लोगों को शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके, उसके लिए यह प्रयासरत है और प्रयास कर रहा है। महिला अध्ययन विभाग। अगला है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जैसा कि मैंने कल चर्चा भी किया था कि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में दिन पे दिन जो शिक्षा के प्रति जो दूरी बन के रह रही थी, इसके लिए उन्होंने एक 1 महिला अध्ययन विभाग बनाया। 1 महिला अध्ययन विभाग बनाया, जिसमें 1 महिला जो है शिक्षा के प्रति जो दूरी बन के रह रही थी, इसके लिए उन्होंने एक
अलग से डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज भी केंद्र खोला हुआ है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में गत 2 दशक से कार्य कर रहे हैं और महिलाओं की शिक्षा के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। इनके लिए क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं, किस प्रकार की इनकी आवश्यकताएँ हैं, उन चीज़ों को इनको पाठ्यक्रम में लागू करना, पाठ्यक्रम में देना और इनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए यह प्रयासरत है। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, उनको किस तरीके से उनको करिकुलम बनाया जाए, किस प्रकार से उनको लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, किस प्रकार से सिलेबस का निर्माण किया जाए, जिससे प्रत्येक बच्चे को जो भी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा में आने वाली जो बाधाओं को दूर करके उनको इस प्रकार से शिक्षा दिया जाए कि वो समाज में जो समाज की मुख्य धारा है, उसमें वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अगला है पूर्व बाल्यकाल शिक्षा, यानी कि जो प्राइमरी प्ले लेवल पे जो स्कूल होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी यह सि मतलब पूर्व बाल्यकाल शिक्षा इनके लिए भी ये छोटे जो प्राइमरी एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करता है कि उनको किस तरह से उनके पाठ्यक्रम बनाया जाए, उनकी किस प्रकार की पुस्तकें हों, किस प्रकार के उनके अकॉर्डिंग बुक तैयार की जाए कि जिससे उन बच्चों को पढ़ने में रुचि मिले, पढ़ने में उनका ध्यान हो। तो यह पूर्व छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से यह पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। उनके और यह कक्षा 1 से 12 तक की मैंने जैसा ज़िक्र किया है कि कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें खुद अपने यहाँ ये सब जो एनसीईआरटी है खुद अपने यहाँ पब्लिश करवाते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का ये भी एक कार्य है। जैसा कि हमने चर्चा कर दी जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो पूरे देश में शिक्षा के लिए कार्य करता है, तो अगर शिक्षा का कार्य कर रहा है तो शिक्षा के दौरान परीक्षा भी होगी और परीक्षा किस तरीके से होगी, कौन से मेथड से होगी कि बच्चों को सारा करिकुलम उनको उसके अंदर समाहित हो जाए और उस परीक्षा में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाएँ, मल्टीपल प्रश्न रखे जाएँ। तो इस दिशा में भी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है एनसीईआरटी को लिए कार्य करता है। अब जब परीक्षाएँ होंगी तो उसके मूल्यांकन के लिए भी अ, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो सहयोग करेगा एनसीईआरटी को कि मूल्यांकन किस तरीके से हो, मूल्यांकन करने के जो नज़रिए हैं, तरीके हैं, उसको भी एक रूपता बनाए रखने के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कार्य करता है कि जिससे ये मूल्यांकन जो है, वह एक समान रूपता रहे, किसी में ज़्यादा भेदभाव की समस्याएँ न उत्पन्न हो। मूल्यांकन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, तो उसमें भी मूल्यांकन किस टाइप के हों कि जिससे लोगों को किसी प्रकार के भ्रमित होने की आवश्यकता ना हो, किसी के 2 ऑप्शन ना रख दिए जाएँ, किसी के अ अ, कई विकल्प रख दिए जाएँ, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। तो यह मूल्यांकन में परीक्षा सुधार की तरफ कार्य करता है, जो भी कुछ कमियाँ मिलती हैं, उसको दूर करने का प्रयास करता है। अगला है मूल्य शिक्षा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वैल्यू एजुकेशन जो है, आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशन के रूप में सामने उभर कर आई है, जिससे कि जो हमारे जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, भौतिक मूल्य हैं, इन मूल्यों को कैसे समाज में स्थापित किया जाए, कैसे समाज में रखा जाए, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन-सी चीज़ें अननेसेसरी हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान इस दिशा में कार्य करता है, जिससे लोगों के अंदर शांति, प्रेम, अहिंसा, नैतिकता, ईमानदारी, जो अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, उसके प्रति वो सजग हो सकें, जिससे इस समाज का, इस राष्ट्र का कल्याण हो सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है कार्य करता है। और अंतिम जो है इसका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनआई के जो कार्य हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगर शैक्षिक प्रौद्योगिकी को आप लोग इंग्लिश में देखें तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है और ये ईटी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो यह एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर शैक्षिक प्रौद्योगिकी बनाया गया है। इसका कार्य ये होता है कि किस तरह से हम शिक्षा को टेक्निकल तरीके से लोगों के सामने रखें, लोगों को दें, जिससे नई-नई चीज़ों को डेवलप करके लोगों को दें कि जिससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है टीचिंग, लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। इसके लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत कार्य करता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के कार्यों के बारे में जाना और यह थोड़ा-सा इसलिए बड़ा था कि यह नेशनल लेवल पे कार्य था और इसके बाद हम लोग दूसरा इसके बाद जो अगला संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सीआईटी। तो यह जो जैसा कि इसका नाम से ही देख रहे हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यह जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी
टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से हम पढ़ाई कराएँ, किस प्रकार से बच्चों को ज्ञान दें, उसकी तरफ ये विशेष रूप से कार्य करता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शैक्षिक तकनीकों विशेषकर जनसंचार माध्यम का विकास करता है, जिसमें शिक्षा प्रणाली तथा इसकी गुणवत्ता को सुधार करने में तकनीकी सहयोग प्राप्त हो सके। यानी कि टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए, कैसे उसको क्वालिटी में लाया जाए, उसकी तरफ यह कार्य करता है। इसके लिए वह किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, इसके लिए यह प्रयासरत है और जो भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, उसको ये उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है, मीडिया सॉफ्टवेयर तैयार करता है तथा रेडियो, टेलीविज़न कार्यक्रम भी बनाता है, जिससे शिक्षकों द्वारा दी जा रही शिक्षा को बेहतर तथा मनोरंजक ढंग से समझा सके। इसका अगर मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण दूँ, तो हम लोगों ने जो अभी हाल ही में इंटर्नशिप के दौरान, जो हमारे ग्रुप लीडर संजय जी ने, वहाँ पर एक हम लोगों ने एक सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रोग्राम वहाँ पे आईसीटी के माध्यम से प्रेज़ेंट किया था। तो उस कार्यक्रम को जो एनसीईआरटी ऑफ़िशियल चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर अपलोड किए गए हैं और लगभग 13,000 वीडियो वहाँ पे हैं। मैंने उसमें से कुछ वीडियो को देखा और उसमें इतनी सरल भाषा में बताया गया है कि जिससे आपको, अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आसानी से समझ में आएँगी। और एक ग्रामीण बोलचाल की भाषा में उसको इस प्रकार से प्रेज़ेंट किया गया कि आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा और समझने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी प्रोग्राम था वहाँ पे दिखाया, बताया बच्चों को। तो वह भी जो एनसीईआरटी के जो डिपार्टमेंट है, एनसीईआरटी कार्य करती है, तो उसमें जो सीआईटी का सबसे बड़ा योगदान है कि यह जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बच्चों को लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, इसके लिए यह प्रयासरत रहता है और जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, वह इन्हीं के ज़िम्मे है, सीआईटी के ज़िम्मे है। इसके अलावा अगर चार्ट पेपर बनाना है, स्लाइड, सॉफ्टवेयर और दूरदर्शन पे जो भी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वह भी सीआईटी के अंतर्गत इसके ज़िम्मे सौंपा गया है। यह जो भी डिजिटल के तहत जो भी प्रक्रियाएँ हैं, डिजिटल सामग्री कैसे प्रेज़ेंट करना है, किसको कैसे किस रूप में देना है, पीडीएफ के माध्यम से देना है कि स्लाइड की पीपीटी के माध्यम से देना है या यूट्यूब पे उपलब्ध कराना है या रेडियो या टीवी पर, तो इसका ज़िम्मा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अगर आप लोग इसके एक शब्द पे ध्यान दें, वोकेशनल, वोकेशनल का अर्थ होता है व्यावसायीकरण। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वह व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ध्यान देता है कि किस प्रकार की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे लोगों को व्यवसाय की तरफ उसका रुचि ध्यान आकृष्ट कराया जा सके। तो इसके लिए यह जो प्रयासरत रहे और कार्य करता है। पीएसएसआईसीवी का कार्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण तथा विस्तार गतिविधियों का संचालन करना है। जैसा कि इसमें लिखा भी गया है कि जो भी व्यावसायिक शिक्षा है, जो भी वोकेशनल एजुकेशन है, उसको हम लोग जो यह पंडित सुंदरलाल शर्मा है इंस्टीट्यूट है, यह क्या करता है, उस पर अनुसंधान करता है कि कौन-कौन सी जो शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कौन-कौन से नए-नए व्यवसाय हम एक जनरेट कर सकते हैं, उस पर अनुसंधान करता है। किस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम किसी को व्यवसाय दिला सकते हैं, तो उस दिशा में वह कार्य करता है। इसके अलावा अगर कोई व्यवसाय चल रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, तो उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए भी अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जिससे यह व्यावसायीकरण की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सके। इसके अलावा यह प्रशिक्षण पे भी ध्यान देता है कि जो भी व्यवसाय किए जा रहे हैं, उसको जो भी व्यवसाय किया जा रहा है या कराया जाएगा, उसको प्रशिक्षण देने के लिए वो ट्रेन्ड अध्यापकों को रखता है, तो उसको भी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। और जो भी हमारे जो व्यवसाय हैं, उसमें जो अनुभव हैं, विचार हैं, विकास कार्यक्रमों को साझा करने के लिए, विभिन्न पहलुओं पर ध्यान लोगों को आकृष्ट कराने के लिए, ये जो संस्थान है, यह एक विस्तार कार्यक्रम भी चलाता है, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। ये लगभग पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट जो है, ये लगभग 101 तरीके के कार्यों को देता है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, बिज़नेस से रिलेटेड हो गए कार्य और कल्चर, फूड, कोई भी क्राफ्ट, इस प्रकार की यह जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको यह व्यावसायिक तरीके से लोगों को प्रदान करता है, लोगों को, छात्रों को बताता है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो इसका ज़िम्मा जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा इंस्टीट्यूट को दिया गया है कि ये जो व्यवसाय को व्यवसाय को एजुकेशन के माध्यम से कैसे लोगों को दिया जाए।
इसके अलावा जो भी इससे संबंधित जो भी गाइडलाइन बनाना हो, डाटाबेस का निर्माण करना हो तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास भी करता है। यानी कि मैंने बताया कि इससे संबंधित यह खुद का अपना एक एडिटेड बुक भी बनाता है, अपना करिकुलम भी बनाता है कि जो करिकुलम किस टाइप का होगा, जो वह व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड होगा, व्यवसाय से रिलेटेड होगा, उस टाइप का भी एक सामग्री तैयार करता है। और यह यूनेस्को के फोरम का सदस्य भी है तथा यूनेस्को के तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के प्रोजेक्ट में तो शामिल है। जैसा कि यूनाइटेड नेशनल जो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रोग्राम है, यह पूरे भारत के साथ-साथ दूसरे देशों यूनेस्को के साथ भी यह जुड़ा हुआ है और एक देश की सूचना को दूसरे देश को देना और वहाँ की जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सूचना है, उसको प्राप्त करना, जिससे शिक्षा को और भी बेहतर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों को दिया जा सके और बताया जा सके। यूनेस्को के तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के प्रोजेक्ट में भी यह सम्मिलित है, यानी कि यूनेस्को के साथ मिलकर कल्चरल प्रोग्राम के तहत यह कार्य करता है। तो हम अभी तक 2 तीनों को देख चुके हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको हमने बता दिया कि पहले इसको रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था और ये पहले हमारे देश में 4 थे, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर थे। लेकिन बाद में एक पूर्वी क्षेत्रों के लिए एक नया बना है लगभग 2009 में, तो यह जो बना है, यह शिलांग में बना है। ये पूर्वी राज्य हैं, उनको कवर करने के लिए इसको बनाया गया है। इन पाँचों का जो काम है, अगर आप एक तरह से समझना चाहें तो ये पाँचों केवल छोटे-छोटे जो कुछ राज्यों को इनके अंदर समेट दिया गया कि आपको इन राज्यों का ज़िम्मा आपके ज़िम्मे है। तो ये पाँचों को जो भी हमारे 29 राज्य हैं, उसको यह बाँट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि आपके ज़िम्मे 4-5 राज्य हैं, आपके ज़िम्मे 4-5 राज्य हैं, तो इस तरह से सबको बाँट दिया गया और सभी का लगभग अगर काम देखा जाए तो लगभग एक ही है, केवल यह अपना ये राज्य स्तर पे रीजनल क्षेत्र के आधार पे यह कार्य को कराते हैं। तो जो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में प्री सर्विस तथा इन सर्विस अध्यापक शिक्षा को प्रोन्नत करता है। यानी कि इसके अंदर जो भी बीएड और एमएड के जो प्रोग्राम हैं, इसको यह संचालित करता है। इसके अलावा जो भी प्री सर्विस और इन सर्विस अध्यापक होते हैं, उनकी शिक्षा गुणवत्ता को यह प्रोन्नत करने का प्रयास करता है। उसके लिए जो भी अ, क्या कहते हैं कि जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, वह भी इसको देने का काम जो है रीजनल इंस्टीट्यूट करते हैं। ये जो पाँचों रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, ये करते हैं। अगर हम थोड़ा-सा देखें कि अगर यह जो है, ये रीजनल इंस्टीट्यूट जो है सोसाइटी के हिसाब से बच्चों को अ, सोसाइटी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से भी टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार की सोसाइटी है, किस प्रकार के बच्चे हैं, वहाँ का क्या माहौल है, क्या वातावरण है, उसके हिसाब से यह अध्यापकों को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा यह अध्यापकों को ट्रेनिंग तो देता ही देता है, इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी ट्रेनिंग देता है कि किस प्रकार से किसी मैनेजमेंट का, किसी का प्रबंधन कैसे करना है, कैसे एक विद्यालय को संचालित करना है, कैसे उसको रख-रखाव करना है, कैसे देख-रेख करना है। ये सब सारे ज़िम्मे जो हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़िम्मे हैं। इसके अलावा जो टीचर और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देता है, उन जो टीचर और जो प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देने का काम करता है, उन जो ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का काम जो है एनसीईआरटी करती है। तो यह तो उसको देने का भी काम करता है। तो हम लोगों ने ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, यह अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर हैं। पहले हमारे देश में 4 थे, बाद में ये शिलांग बना है। तो ये शिलांग किस लिए बना है और इसके कौन-कौन से एरिया को कवर करता है, तो उसको देखते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की जब साइट को विज़िट करेंगे, तो आपको इस प्रकार से पूरा यह इंटरफ़ेस वहाँ पे दिखाई देगा और हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर देखा जाए तो अ, एनआई को पढ़ लिया है और सीआईटी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे अजमेर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर क्या है, भोपाल के बारे में क्या और भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये हमारे जो भी रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, ये पूरे हमारे अ, 8 जो है हो जाएँगे। तो आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या? ओके मैम, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर के बारे में देखते हैं। ये अजमेर का जो हमने ये चित्र लिया है जहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर आप लोग कभी विज़िट करने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य करते ही करते हैं, ये अध्यापक शिक्षा की देख-रेख का भी कार्य करते हैं और रीजनल इंस्टीट्यूट का बस अगर हम कहें तो जो कार्य है तो बहुत बड़े पैमाने पे है, लेकिन इनको बाँटा इसलिए गया है कि ये कवर करें किस कुछ एरिया को। जैसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ
एजुकेशन जो अजमेर है, वह दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य से जुड़े हैं, जो अध्यापक शिक्षा की देख-रेख का कार्य करते हैं। यह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो क्षेत्र के आधार पे बनाए गए हैं, तो यह कुछ क्षेत्रों को हमने बताया ना कि ये अगर हम पूछे तो उत्तर प्रदेश किस रीजनल इंस्टीट्यूट के तहत आएगा, तो यह अजमेर के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। अगर आप लोगों एग्जाम की दृष्टि से यह पूछा जा सकता है कि यह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का पूरा नाम क्या है? दूसरा आरई शॉर्टकट में लिख दें और कौन-कौन से 4 या 5 जो हैं 5 रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि अजमेर, भोपाल, मैसूर और भुवनेश्वर के बाद अंतिम जो बना है शिलांग, ये 5 जो हैं हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट हैं। और ये जो कौन-कौन से एरिया को कवर करता है, तो यह छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दादर और नगर हवेली इससे जो राज्य जुड़े हैं। और ये सारे जो बताए मैंने कि ये जो भी सभी जो संस्थान हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, ये सभी शिक्षकों के लिए बीएड और एमएड के जो प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, यहाँ से इसको क्रियान्वयन किया जाता है। ये सभी रीजनल इंस्टीट्यूटों में किया जाता है और इसको अलग-अलग एरिया में डिफाइन किया गया है, अलग-अलग इसको एरिया का स्थान दिया गया है। अब अगला देखते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। ये जो भुवनेश्वर है, ये उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर राज्य और जो संघ राज्य प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्यालय शिक्षा के जो सभी क्षेत्र विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो कि पूर्वी क्षेत्रों के अध्यापकों की शैक्षिक जरूरतें, पूर्व सेवा और सेवारत शिक्षा पूरी करता है। जैसा कि जो भी इन सर्विस टीचर हैं और प्री सर्विस टीचर हैं, जिसमें प्री सर्विस टीचर में बीएड और एमएड के जो कोर्स संचालित होते हैं और जो इन सर्विस टीचर में जो टीचर नौकरी पा जाते हैं, उनके लिए यह जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उसको लिए ट्रेनिंग देता है, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, उनके लिए करिकुलम का भी अगर देखा जाए तो उनके लिए भी निर्माण बताते हैं कि कैसे किया जाए। तो ये सारे सुझाव जो है एनसीईआरटी को लोग देते हैं। तो इसके लिए आप लोग जैसे जानते हैं कि जो टीचरों के लिए अभिनव कोर्स कराए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं और यह सभी जो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, यह सभी लोग इस दिशा में कार्य करते हैं। और इसके बाद यह है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर, जैसा कि जो बचे हुए राज्य हैं इधर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य इससे जुड़े हुए हैं और इसका जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर है, यहाँ से ये राज्य यहाँ से संचालित जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी विद्यालय शिक्षा से करिकुलम से रिलेटेड या एमएड बीएड के जो प्रोग्राम यहाँ से संचालित या निर्देशित किए जाते हैं। और अब अंतिम है जो सबसे लास्ट में बना है उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जिसको नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी शिलोंग ये बना है। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे देश के, यह सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से जुड़ा हुआ है। अगर आप पिछले अगर एक आध दो जगह देखे होंगे तो कुछ राज्य वहाँ पर भी दिखाए गए हैं, तो अभी उसको निकाल कर यहाँ कर दिया गया है। तो पहले के वो रिकॉर्ड में वो था, लेकिन बाद में जब बना है तो कुछ राज्य वहाँ से हटाकर इस उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में जोड़ दिया गया। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा जो उत्तर 8 संस्थानों के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 मुख्य संस्थान के रूप में कार्य करते हैं और 5 जो हैं रीजनल्स के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये जो सभी संस्थान मिलकर एनसीईआरटी को सुझाव देते हैं, उनकी सहयोग करते हैं, करिकुलम बनाने में, पाठ्यक्रम बनाने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलाने में, तो ये सभी प्रकार से इसको देखते हैं। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी के कौन-कौन से कार्य हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। और ये एनसीईआरटी विशेष रूप से ज़्यादातर मैंने चर्चा किया था कि कार्यों को ही करता है। और तो पहला देखते हैं कि शिक्षकों के लिए प्री सर्विस और इन सर्विस शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना है। तो एनसीईआरटी का जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है, जो भी ये रीजनल आपको बताया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जितने भी हैं, ये सभी क्या करते हैं प्री सर्विस और इन सर्विस टीचरों के लिए शिक्षा कार्यक्रम बनाते भी हैं और उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। उसके तरफ यह उसके लिए यह जो भी हमारे देश में जो भी निष्ठा या दीक्षा या स्वयं या ई पाठशाला जो भी ऑनलाइन सामग्री जो दी जा रही है, तो यह भी एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा जो भी देखा जाए तो
बच्चों के लिए जो शांति शिक्षा कैसे दी जाए, सामाजिक, दार्शनिक आधार पे, मनोवैज्ञानिक आधार पे सबको सभी को दृष्टिकोण में ध्यान देते हुए समावेशी शिक्षा सभी लोगों तक सुलभ रूप से पहुँच सके, इसके लिए एनसीईआरटी कार्य करता है। इस और प्री सर्विस और इन सर्विस के अंतर्गत देखा जाए तो जो भी प्री सर्विस में जो बीएड और एमएड के प्रोग्राम हैं, उसको कैसे क्रियान्वित करना है, कैसे देखना है, तो यह कार्य एनसीईआरटी करता है। और इन सर्विस में जैसा कि मैंने बताया कि जो सर्विस के दौरान जो भी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए भी एनसीईआरटी कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना। अभी जो मैंने 5 क्षेत्रीय संस्थानों की चर्चा किया, तो क्लास में राजेश सर हैं क्या? जी राजेश सर। अभी मैंने 5 क्षेत्रीय संस्थानों की चर्चा किया, उसमें से 1-2 का नाम बता पाएँगे? कौन-कौन से क्षेत्रीय संस्थान मैंने बताया? मैंने तो 5 बताया है। जी, जी। हाँ, हाँ, तो लेकिन मैं 5 का नाम पूछ रहा हूँ, कहाँ-कहाँ ये स्थित हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा कोई संजय सर? जी, कौन-कौन से कहाँ-कहाँ हैं ये? जी, ठीक है, बहुत-बहुत ठीक है, धन्यवाद अच्छा बताने के लिए। तो बहुत अच्छा आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये जो शिक्षा के जो क्षेत्रीय कॉलेज जो ये 5 बताया गया अभी, अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलांग में, इन जो क्षेत्रों की जो निगरानी करने का कार्य करता है, वो एनसीईआरटी करता है कि कैसे उनकी देख-रेख में ये सारे कार्य संपादित होते हैं। बेहतर शैक्षिक तकनीक के ज्ञान का प्रसार करना, जो भी सीआईटी जो भी प्रोग्राम बनाती है, उसको एनसीईआरटी क्या करती है, उसके ज्ञान के प्रसार-प्रचार करने के लिए भी कार्य करती है। अगला देखते हैं कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, संगठित करना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, जो भी खोज हो रही है, जो शिक्षा के लिए जो उपयुक्त हो, उसको बढ़ावा देना, उसको संगठित करना यानी उसको ऑर्गेनाइज़ेशन के तहत उसको किस प्रारूप में उसको क्रियान्वित करना है, तो इस दिशा में भी एनसीईआरटी कार्य करती है। स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार और समन्वय करना। यानी कि अभी हमने जो जिन-जिन शाखाओं की 8 शाखाओं की जो चर्चा किया है, उसके लिए एनसीईआरटी क्या करती है, सहायता करती है, उसके प्रचार-प्रसार और उसके प्रचार-प्रसार के साथ-साथ ही विद्यालयी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए जो भी एनसीईआरटी कार्य करती है, कि सभी तक सुचारू रूप से शिक्षा पहुँच सके। छात्रों और संबंधित शिक्षक की हैंडबुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना और प्रकाशित करना। छात्रों के लिए भी एनसीईआरटी पुस्तकें छापती है, मैंने जैसा बताया कक्षा 1 से लेके 12 तक की पुस्तकें छापती है और ये 3 भाषाओं में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में 3 भाषाओं में ये पुस्तकें छापती हैं, जिसको आप एनसीईआरटी की साइट पे जाके रीड करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट पे जाके आप वहाँ से ऑनलाइन और मार्केट में आपको एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है और ये शिक्षक की हैंडबुक के लिए भी अध्ययन सामग्री तैयार करता है और इसको प्रकाशित करने का काम भी करता है। इसके पास खुद का अपना एक प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे पुस्तकें छापता है और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, वह बहुत ही मैं कहूँ तो बहुत ऑथेंटिक बुक होती हैं क्योंकि वह बहुत बड़े रिसर्च के बाद उनको दिया जाता है और उसमें पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज भरा होता है यानी कि कोई बहुत अनावश्यक बातें नहीं लिखी होती हैं जैसा कि आप लोग एडिटेड बुक में देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट एक-एक शब्द का उसमें ज़िक्र होने के नाते यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ये राष्ट्रीय लेवल पे है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1961 से कार्य कर रही है, तो लगभग 60 से 62 साल तक हो गया तो इस पर ज़रूर विश्वास किया जा सकता है कि एनसीईआरटी इतने दिनों से कार्य कर रही है, तो कहीं न कहीं उसमें अगर अच्छाइयाँ होंगी तभी सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ने का सुझाव देते हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकों को हम सभी लोगों को भी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के और भी क्या कार्य हैं कि एनसीईआरटी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मैं दोनों पॉइंट को साथ ले चल रहा हूँ कि केंद्र सरकार को सलाह देती है कि किस प्रकार के जो भी पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वह पूरे देश में उसको सही तरीके से संचालित किया जाए, कैसे उसको करिकुलम बनाया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए और कैसे लोगों तक उसकी पहुँच को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए भी एनसीईआरटी जो है केंद्र सरकार को सलाह देती है। ठीक ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार को भी सलाह देने का कार्य एनसीईआरटी करती है। इसके अलावा देखा जाए स्कूल की समस्या को दूर करना, एनसीईआरटी का जो प्रमुख कार्य स्कूल की जो भी समस्याएँ आ रही हैं, चाहे वो करिकुलम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिंटिंग पुस्तकें से रिलेटेड हों, चाहे किसी अध्यापक से रिलेटेड हो या किसी छात्र की समस्या हो चाहे वो सिलेबस को लेके हो, चाहे वो
किसी चीज़ को वह समझ ना पा रहा हो या किसी वो मानसिक पीड़ा से भी परेशान है, तो उसके लिए वह अनेक तरह से भी कुछ न कुछ प्रोग्राम संचालित करती है, जो स्कूल की जो भी आने वाली समस्या है, उसको दूर करने का प्रयास करती है। एनसीईआरटी का जैसा मैंने चर्चा पहले ही कर दिया कि अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूली एजुकेशन के क्षेत्र में यदि कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च हो रहा है, तो उसको भी यह बढ़ावा देने का कार्य करती है। और अगर एक समझना चाहें कि अगर आप अपने हिसाब से कोई चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में, हमारे कॉलेज में इस प्रकार का कुछ नया चीज़ हो, अगर वो कुछ अलग हट के हो, तो आप अपना सुझाव एनसीईआरटी को दे सकते हैं। एनसीईआरटी की जो रिसर्च टीम है, उसको जाँच करेगी, तो अगर उसको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए, वर्तमान में इसकी आवश्यकता है, तो एनसीईआरटी आपके उसको भी बढ़ावा देगी, प्रमोट करोगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटी की जो सीआईटी जो डिपार्टमेंट है, वो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। सॉफ्टवेयर जो भी ऑनलाइन मटेरियल हम लोगों को मिलते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे पीडीएफ के रूप में हो, चाहे पीपीटी के माध्यम से हो, तो ये सीआईटी जो डिपार्टमेंट है, वो एनसीईआरटी के अंतर्गत कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर का निर्माण भी एनसीईआरटी करती है। पत्रिका, समाचार पत्र का प्रकाशन करना, यानी कि एनसीईआरटी बहुत सी पत्रिकाओं का संचालन करती है, जिसमें अगर मैं कुछ पत्रिकाओं की चर्चा करूँ तो स्कूल साइंस एक पत्रिका निकालता है, जो साइंस से रिलेटेड बच्चों के लिए होती है, जिससे उसको बहुत ही सरल और मतलब शुद्ध तरीके से छापा गया होता है कि जिससे जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं, उसको आसानी से उस चीज़ को समझ सकें, जान सकें। इसके अलावा इंडियन एजुकेशनल रिव्यू नाम की एक पत्रिका छपती है और जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशनल प्राइमरी टीचर एक इंग्लिश पत्रिका निकलती है। और अगर प्राइमरी टीचर को आप हिंदी में कर देंगे तो प्राथमिक शिक्षक के नाम से एक हिंदी में पत्रिका निकलती है। तो इस टाइप के जर्नल्स भी प्रकाशित करते हैं और ये जर्नल्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। शैक्षिक किट तैयार करना, बच्चों के लिए जो भी आवश्यक रूप से जो किट ज़रूरत है, बच्चों को किस प्रकार के जो भी हम लोग चार्ट पेपर या एजुकेशन से रिलेटेड जो साइंस लैब में देखते हैं कि जो भी हमको किट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी एनसीईआरटी अपने यहाँ तैयार कराता है। इसके अलावा डिजिटल सामग्री तैयार करना, जैसा कि मैंने बताया कि यह ई लर्निंग मटेरियल, इसकी जो एनसीईआरटी की साइट पे अगर आप विज़िट करेंगे, तो ई पाठशाला नाम का वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ पर 1 से 12 तक की पुस्तकें आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीडीएफ के रूप में भी पुस्तकें वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है और इसके अलावा बहुत ऐसी पत्रिकाएँ हैं जिसको ये डिजिटल रूप में तैयार करता है। और एनसीईआरटी का सबसे जो मुख्य कार्य और अंतिम कार्य मैंने नोट किया है, पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना। तो एनसीईआरटी जो भी हमारे देश में करिकुलम चलाया जा रहा है, उसके पाठ्यक्रम को ये डिज़ाइन करने का कार्य करती है, उसको डिज़ाइन करती है, उसको बनाती है और उसको लोगों को कैसे उसकी पहुँच को सुनिश्चित करे और लोगों की भागीदारी को भी ध्यान में रखते हुए भी एनसीईआरटी अपने इन कार्यों को करती है। इसके अलावा अगर और कुछ भी देखना चाहें कि जानना चाहें कि एनसीईआरटी और क्या-क्या कार्य करती है, तो यह जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल जो हो गए, न्यूज़पेपर हो गए और इस टाइप के भी यह कार्य करती है और इनका जो ये स्वयं का जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर जो पुस्तकें पब्लिश की जाती हैं, वह अच्छी-अच्छी वहाँ पे पुस्तकें पब्लिश की जाती हैं, जो जिससे लोगों का नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ सके। इसके अलावा स्कूल के बुक में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी पर क्या पढ़ाया जाना चाहिए, मैथ, हिंदी किस तरीके से होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, उनको क्लास के अनुसार उनको उस हिसाब से वहाँ पर एनसीईआरटी की उसको डेवलप करती है। इसके अलावा जो भी अ, एनसीईआरटी जो पत्रिका जो निकालती है, उससे हम देश दुनिया के बारे में भी जान जान सकते हैं कि जिससे किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, क्या हमारे देश में क्या नया होना चाहिए, तो इस दिशा में भी एनसीईआरटी कार्य करती है। इसके साथ ही साथ अगर हम और भी चर्चा करें तो यह बच्चों के लिए जैसा मैंने बताया कि शैक्षिक किट तैयार करता है, जो मैथ के लिए अलग तैयार करता है, साइंस के लिए अलग, लैंग्वेज के लिए अलग और यह डिजिटल मटेरियल जो तैयार करता है, यह बच्चों के साथ-साथ अध्यापकों के लिए भी तैयार करता है, जिससे अध्यापक भी चाहें तो बच्चों को अच्छी तरह से एक नए तरीके से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और जो भी अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिससे जो भी अलग-अलग ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं, उसको वह गेन कर सके, इसके लिए भी एनसीईआरटी कार्य करता है। एनसीईआरटी बहुत ही अगर देखा जाए तो नई-नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिसर्च में जो कमियाँ होती हैं, उसको पता लगवाने का कार्य करता है और क्षेत्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में जो प्रशासन की निगरानी करता है, तो जो अगर ओवरऑल कहें तो हम एक विद्यालय के अ अच्छे तरह से विकास के लिए एक अच्छे सुसभ्य
नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छे अध्यापक को विद्यालय में पढ़ाने भेजने के लिए इन सभी दिशाओं में एनसीईआरटी काम करता है। और एनसीईआरटी, जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही वाकिफ़ हैं, कि ये राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है। तो अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो एनसीईआरटी जो है स्वतंत्र रूप से एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जो दूसरी संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसा कि मैंने अपने पहले ही चर्चा कर दिया। इसके अलावा यह विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा अध्यापन सामग्री का निर्माण करती है, जो जिसका आज के समय में हमको आधुनिकीकरण करने की ज़रूरत है और उन्हें समाज की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। इसके अलावा यह प्री सर्विस और इन सर्विस टीचरों के लिए भी कार्य करती है। तो और जो सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को यह सलाह प्रदान करती है। विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, अध्यापक के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही एनसीईआरटी सलाह देती है। एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय तथा सहयोग करती है। यह यूनेस्को, यूएनडीपी और अन्य जो संस्थान हैं, जो बड़े स्तर पे, देश स्तर पे वर्ल्ड बैंक के साथ भी यह मिल-जुल कर कार्य करती है, जिससे एक देश की शिक्षा व्यवस्था को दूसरे देश में और दूसरे देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने देश में लागू किया जा सके। और यह विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों की शिक्षा के विचारों को अवगत कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यानी कि जो भी शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं और जो भी उनके विचार हैं, उन विचारों को अवगत कराने के लिए उसको जर्नल्स की पत्रिका के माध्यम से लोगों को प्रकाशित करके ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन करती है। तो एनसीईआरटी हमारे लिए जो भी एक विद्यालय के पूरा सुचारू रूप से एक जो ढाँचा बना होता है, विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति के लिए एनसीईआरटी कार्य करती है। तो एनसीईआरटी अगर हम देखें तो पूरा ओवरऑल इंडिया को कवर करती है। यह विदेशों से भी सूचनाओं को प्राप्त करती है, जो हमारे लिए उपयोगी हों। तो हमने आप लोगों से कहा था कि जो एनसीईआरटी को यदि आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एससीईआरटी समझने में आसानी होगी। तो जो कार्य राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं, लगभग वही कार्य जो राज्य स्तर पे होते हैं, उसमें एससीईआरटी भूमिका निभाता है। तो जैसे अगर मैं थोड़ा-सा एक उदाहरण दूँ पाठ्यक्रम के रिलेटेड, पाठ्यक्रम तो एनसीईआरटी ने बना दिया। अगर राज्य चाहे तो उसमें कुछ करेक्शन करके, यानी राज्य की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, राज्य के जो मटेरियल हैं, उसको मतलब उसमें इम्प्लीमेंट करके उसको वह राज्य स्तर पे चला सकता है। अगर वो राज्य नहीं चाहता तो वह एनसीईआरटी की जो बुक है उसको भी अपने यहाँ चला सकता है। तो जो नेशनल लेवल पे जो कार्य एनसीईआरटी करता है, तो राज्य स्तर पे वो कार्य एससीईआरटी करता है। तो काफ़ी आप लोगों को जो कार्य हैं, वो राज्य और केंद्र जो नेशनल लेवल पे हैं, अगर इन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंट कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएँगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर संपन्न हमारी क्लास यहाँ पर ओवर हो जाती है और ये संदर्भ ग्रंथ सूची है जिसका मैंने पूरा जो एनसीईआरटी की मेन वेबसाइट है और ये नीचे जो सीआईटी है और एनआई जो इसके जो रीजनल सेक्टर हैं उसकी मैंने यहाँ पे साइटों से पूरा मैटर को कलेक्ट किया है। तो हमारी क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। अगर आप लोग अपने कुछ प्रश्न हो तो आप थोड़ा समय तो कम बचा है, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं या अपने कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद क्लास। तो हैंडबुक जो मार्केट में जो बुक आपको हाथों में मार्केट में जो बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी की, जो भी शिक्षक के लिए हो चाहे छात्रों के लिए है, वह हैंडबुक जो आपके हाथों में जो आपके हैंडबुक है वो उसको समझ लीजिए हाथों वाली बुक को। हुँ, ठीक है, मुझे इसके बारे में थोड़ा कन्फर्म नहीं है। मैंने इसके नाम से ही अपना उत्तर देने का प्रयास किया है और इसके अलावा कुछ और सुझाव और विचार या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, जी। जी, जी। नहीं, वो तो कर सकता है लेकिन जैसे उसको डिवाइड किया गया है अलग-अलग सेक्टरों में।
अब जैसे अगर मैं एक सिंपल उदाहरण दूँ, जैसे अब यूपी बोर्ड से जो पढ़ने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूपी बोर्ड से पढ़ना है, तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो कॉलेज हैं, वहीं पर आप जाएँगे। तो उस उत्तर प्रदेश संस्थान जो है, उसके अजमेर के अंतर्गत तो आता है, लेकिन आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए तो बाध्यता कहीं नहीं है। और कुछ किसी को सुझाव देना हो तो दे सकता है, क्योंकि अगली क्लास भी शायद होने वाली है, टाइम भी ओवर हो रहा है। चलिए ठीक है, इसको सुधार करने का कोई बात नहीं मैम, थोड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे। जी, जी मैम। यस मैम, यस। और मैम